है कि हम कर रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन एक ओके। तो मुझे बताने का है आपको यहाँ पर कि हमने जो ये दो सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। कितने? एक है जीन पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग। अब हमें देखना है वैगोत्स्की। वैगोत्स्की को देखने से पहले हमें जीन पियाजे को देखना है। जीन पियाजे के बारे में कौन एक लाइन में बताएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनके स्टेप क्या है, स्टेजेस क्या है और उन स्टेजेस में क्या बताया है। आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आप सभी तक आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अरे सर, अब बताओ, चलो जीन पियाजे के बारे में बताओ। तो जीन सर पियाजे कहाँ का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। वेरी नाइस। जीन पियाजे में दो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, कौन कौन सी? वैसे तो पांच बताई है, उनमें से पांच संकल्पना बताई थी। स्कीमा, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, संज्ञानात्मक, मानसिक। बोधात्मक। संज्ञान और बोध एक ही आता है, सही बात है। संज्ञानात्मक या बोधात्मक। वेरी नाइस। और उसके बाद उन्होंने चार स्टेज बताए थे। उसके पहले मुझे स्कीमा का मतलब इंद्रिय बताओ। स्कीमा का मतलब इंद्रिय बताओ। कामक पूर्व अवस्था। ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ये स्कीमा है। क्या बोलना? पूर्व ज्ञान हाँ, को नए ज्ञान को जोड़ने के लिए जी प्रक्रिया जोड़ने की प्रक्रिया को स्कीमा कहते हैं। हाँ, यानी पूर्व ज्ञान को हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। वेरी नाइस। और नेक्स्ट, उसके चार स्टेज हैं, चार महत्वपूर्ण स्टेज बताइए। इंद्रियजनक, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक में पूर्व वैचारिक अंतर्दर्शीय अवस्था, ये दूसरे में है। और तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक अवस्था। मोट औपचारिक संक्रिया। अवस्था। ओके। तो औपचारिक अवस्था। अवस्था का अवधि बता, अवधि नहीं बताया आपने। सर आवाज नहीं आ रही। इंद्रियजनक गामक अवस्था में 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7 वर्ष, और उसमें पूर्व उसमें वैचारिक दो 2 से 4, दो से और चार अंतर्दर्शीय अवस्था 4 से 7, और मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 औपचारिक अवस्था में 11 से प्रौढ़ अवस्था। तो उसके बाद हमने देखा कोहलबर्ग। कोहलबर्ग का पूरा नाम और कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका सर। अमेरिका का रहने। और जानकारी दो, खाली अमेरिका का था क्या? उसके नाम पूरा क्या था? कौन सा कोहलबर्ग है? लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग। लॉरेंस लॉरेंस को हाँ, कोहलबर्ग। लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग। उसमें महत्वपूर्ण संज्ञा क्या है? नैतिक विकास पर नैतिक भर दिया। नैतिक नैतिक विकास पर भर दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक न्याय। नैतिक न्याय और लॉरेंस नैतिक कल्पना। कोहलबर्ग लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चे पर नैतिक विकास का सिद्धांत किया है। नैतिक विकास का सिद्धांत। वेरी नाइस। और उन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत में महत्वपूर्ण 3 स्टेज किए हैं, और हर 3 स्टेज में दो दो सब स्टेज हैं, बराबर। हाँ। अब बताओ हाँ। कौन कौन सी स्टेज है, पहले बताओ और उसके बाद वो बताओ। पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर 2 से 10 वर्ष तक, उसमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। और दूसरा है आत्म अभिरुचि तथा अभिमुखता। दूसरा है परंपरागत
10 से 13 साल तक उसमें है अधिकार, संरक्षण, अभिमुखता और अच्छा लड़की या अच्छा लड़का है। और तीसरा है उत्तर परंपरागत 13 से ऊपर, उसमें सामाजिक अनुबंध, अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। हाँ। ओके। और इसमें कौन सी संज्ञा महत्वपूर्ण थी? नैतिक तर्कना और नैतिक न्याय। नैतिक हाँ। न्याय बनाने के लिए उन्होंने 3 नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। अब ये देखने के बाद नैतिक सिद्धांत में चिंतन किया जाता है ना सर जी। अब हमें देखना है अगला, जिनका नाम है व्यागोत्स्की। ये है लेव व्यागोत्स्की, जिसको हमें देखकर आज के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, जिसमें आपको हमेशा मैंने एक वर्ड बताया था कि इसका मतलब क्या है, उसे आज जानने वाले हैं। इनमें 2 संकल्पना मिलेंगी और ये 3 जो यहाँ पर दिए गए महान व्यक्ति हैं, ये 3 लोग उनके नाम से, उनके जो दिए गए सिद्धांत हैं उनके नाम से एसोसिएट करना है। अगर वो एसोसिएट हो गया तो आने वाला कौन सा भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक का है, कोलबर्ग नैतिक तर्कना का है या फिर नैतिक विकास का है, तो लेव व्यागोत्स्की ये सांस्कृतिक विकास का है। तो इसीलिए ये 3 लोग 3 अलग क्षेत्र के हैं। अलग क्षेत्र पर क्वेश्चन आएगा तो क्षेत्र अगर ध्यान में रहा तो वो किसका सिद्धांत है ये ऑटोमेटिकली हमें समझ आएगा। बराबर। ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए आज हम हमारे इस नए सिद्धांत को पढ़ेंगे। नए सिद्धांत में 2 महत्वपूर्ण संज्ञा है। एक आता है जेडपीडी और दूसरा आता है पाड़, जिसको कहा जाता है स्काईफोल्डिंग। तो ये 2 वर्ड आपको भी बहुत परेशान किए होंगे। यही 2 प्रश्नों को, यही 2 वर्ड्स को आज हमें जानकर लेना है, इनका मतलब क्या है और ये किस बारे में जानना चाहते हैं और किस बारे में इनका क्या कहना है वगैरह वगैरह। तो चलो अभी हम देखेंगे इस लेव व्यागोत्स्की को। जो नए हैं वो लगे रहे, जो जितना समझ में आता है उतना समझेंगे। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो जो शुरू से हमारे वीडियोस हैं वो देखेंगे। वो देखने के बाद हमें लिंक टू लिंक समझ में आएगी कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ऑटोमेटिकली नया पर्सन इसको देखेगा तो डर जाएगा कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन किसी को कुछ डरना नहीं है। यहाँ सिर्फ समझ कर लेना है, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना है और लगे रहना है। हमें सीटेट क्रैक करनी है, इसको अंडरस्टैंड करके लेना है। जो नए हैं वो शुरू में से जितने हमारे वीडियो हुए हैं वो देखेंगे और वही देखने के बाद हमें समझ में आएगा लिंक बाय लिंक। ये महाशय है आपके सामने, जिनकी तस्वीर आपके डिस्प्ले पे दिख रही है, ये है लेव व्यागोत्स्की। जो सर हॅलो बोला कोण आहे? सर मीच आहे मड्डी. एकच डाऊट होता, काल जे तुम्ही शिकवलात ना कोलबर्गच, ते मला थोडं खूपच जरा अवघड वाटायला लागलं सर. पियांजेचं 2 ते जेवढं 3 वेळा त्याला तेच व्हिडिओ पहा, तुम्हाला कळून जाईल. कारण तुम्ही काल व्यवस्थित पाहिलं किती लवकर डोक्यात बसलं ना, हे वाचले मी तरी मला जरा हार्डच वाटायला लागलं. ते किती सोपं करून सांगितलात ना, हे जरा सांगले तर बरं होईल म्हणून. आता आपण याला पाहूया. जस्ट आता नाही, वेळ भेटला तेव्हा पाहूया. आता आपण याला पाहूया, मग आपण त्याला पाहूया. ठीक आहे, चालेल. आता याच्यावर फोकस करूया. जर तुम्ही याच्यावर फोकस नाही केला तर तेही जायचं आणि हेही जायचं. हा बर सर. तेही गेलं, तूपही गेलं, हाती आलं. तसं करत नाही सर, हाँ, पण म्हणजे मला छानपैकी समजलं सर ते, म्हणून म्हण ये भी समझ में आएगा और वो भी समझ में आएगा। पहले हम इसको फोकस करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका डाउट है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। चला, तो हम सबसे पहले अभी देखने वाले हैं। अब कोई को भी किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, और होगा तो अभी फिलहाल में कुछ बीच में घुसड़ो मत। लास्ट में आपको एक चांस दिया जाएगा, तब आप बोला। ठीक है?
अपने पास अभी इस लेव्यागोत्स्की को समझना है, तो पूरा ध्यान देकर समझो। इस पे क्वेश्चन आता है, ये तीनों भी लोग इंपॉर्टेंट है। एक ही चैप्टर में 3 लोग हैं, एक ही चैप्टर का वेटेज 3 मार्क का है। सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आईएमपी वाला क्वेश्चन, आईएमपी वाला टॉपिक यही है, जीन पियाजे, वैगोत्स्की और तुम्हारा कोलबर्ग। उनमें से 2 हो चुके हैं, कोलबर्ग और जीन पियाजे। अंतिम बचा है लेव वैगोत्स्की, और ये जो रहने वाले हैं ये रूस के हैं, और एक मनोवैज्ञानिक जिनका जन्म 1896 और मृत्यु हुआ 1934 में, जिनका नाम लेव सिमकोविच वैगोत्स्की, जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है ये बताया है। जीन पियाजे ने बच्चे का डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है बताया। कोलबर्ग ने बच्चे का विकास नैतिकता से किस तरह से होता है बताया। और ये महाशय आज हमें बताएंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट उनका सांस्कृतिक सिद्धांतों से किस तरह से होता है, जिनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी बच्चा जब भी समाज में रहेगा, समाज के साथ घुल मिलेगा, तभी उसका विकास होगा, यही उसका कहना है। इसीलिए इन्होंने बच्चों के सामाजिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है, उसका नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से ही जुड़ा है, और उसी के विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी लेव वैगोत्स्की, लेव सिमकोविच वैगोत्स्की, इन्होंने बालकों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है, उस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही आता है, और वही है, और उसको और एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सिद्धांत लेव वैगोत्स्की का है, जिन्होंने बच्चे का जो विकास है, जो संज्ञान उसका बनता है, वो पूरा संज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से बनता है। जो बंदा सोशल में जितना घूमता है, फिरता है, बैठता है, उठता है, सांस्कृतिक लेयर जितना आता है, उतने से ही उसका संज्ञान बनता है। यही कहने चाहते हैं हमारे वैगोत्स्की। ये कहते हुए वो ये भी कहते हैं कि बच्चा और बच्चे का विकास खेल के मैदान में जितना होता है, उतना विकास ज्यादा उसका कहीं नहीं होता। देखो, बच्चे का जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा खेल के मैदान में होता है, और खेल के मैदान से ही बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वही डेवलपमेंट बच्चे को संज्ञान बनाने का प्रयास करता है। और ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है, इंट्रापर्सन, और जो सामाजिक परिस्थिति होती है उसी पे निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा बच्चा स्लम एरिया से है, और वहां की जो सामाजिक परिस्थिति है, वो परिस्थिति उसका संज्ञान वैसे ही बनाएगी, बराबर। सामाजिक परिस्थिति अगर पुअर है, उसकी गरीब है, विचार भी गरीब आएंगे। अगर सामाजिक परिस्थिति अच्छी है, रीच है, तो विचार भी रीच आएंगे। क्या कहना है आपका? सही है। लेव वैगोत्स्की यही कहता है कि उसका जो संज्ञान है, यानी बोधात्मक स्थिति, संज्ञानात्मक स्थिति, जो ज्ञान बनता है, जो उसके ज्ञान की संरचना होती है, वो उसके सामाजिक एटमॉस्फेयर पे ही बनी रहती है। उसी से वो कुछ पढ़ता है, बनता है और सीख पाता है। वैगोत्स्की का ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत निर्माणवाद पर आधारित है। निर्माणवाद यानी क्रिएट करना। ये निर्माणवाद पर आधारित सिद्धांत है, जो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास स्तर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। और यहाँ एक लाइन बनती है हमारे लिए आईएमपी, जो आज का एक नई संज्ञान मिलाने वाली है,
जिसका नाम है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब क्या है कि जो ZPD है वो हमारा वास्तविक विकास और संभाव्य विकास जो है इसके बीच को कहा गया है, यानी वास्तविक विकास और हमारा संभाव्य विकास की ओर लेके जाने वाला जो कोशिश है वही ZPD कहा जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, इसको और भी आगे पढ़ाने वाला हूं, इसकी स्लाइड और भी आगे है, लेकिन ZPD का जो कंसेप्ट है वो यहाँ कर देकर जाऊंगा। देखो, अब आपके समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं इसको समझाऊंगा। इसका मतलब है ZP और D। Z का मतलब क्या है? जोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको निकट विकास का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? निकट विकास का क्षेत्र। अब ये ZPD जो है वो आप पर बहुत बेहतरीन लागू होता है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट। आपकी वास्तविक विकास या फिर वास्तविक ग्रोथ क्या है सीटेट के बारे में? क्या है वास्तविकता? वास्तविकता क्या है कि मुझे सीटेट को क्रॉस करना है। नहीं, आपकी वास्तविकता यह है कि सीटेट के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरे पास सीटेट के बारे में 0 या लगभग 10 ही अंक मालूमात है, बराबर, क्लास को ज्वाइन करने के बाद। लेकिन तुम्हारा एम क्या है? एम क्या है? सीटेट को क्रैक करना, बराबर। सीटेट को क्रैक करने के लिए कितने मार्क की जरूरत है आपको? 90। बराबर। और आपके पास फिलहाल में क्या हाल है आपका? 10। यस। तो ये क्या है? वास्तविकता है, बराबर। और तुम्हें संभाव्य क्या लाना है? संभाव्य क्या लाना है? 90 मार्क लेके आना है। इसके बीच का जो दायरा है ये कहलाएगा ZPD। ये क्या कहलाएगा? ZPD। समझ में आया कि वास्तव में का हमारा विकास और संभाव्य जहां पे जाना है वहां तक का विकास, उसके बीच का जो दायरा है, उसके बीच की जो कोशिश है, वो कोशिश ही ZPD कहलाएगी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आया होगा। अब आपको ZPD की ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे मुझे लगता है। समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर। यस। जिसको समझ में आया वो मेरे को ये CTT का एग्जाम्पल छोड़कर दूसरा कौन सा भी एग्जाम्पल बता दो जो ZPD कहलाएगा। ZPD का मतलब वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का स्तर, ये दोनों की ओर लेके जाने वाली तुम्हारी कोशिश और स्थिति, इसके बीच के दायरे को हम ZPD कहेंगे। बताओ, चलो, बहुत आसान है उदाहरण। सर, हम बचपन में स्कूल को जाने से पहले कुछ भी हमको ज्ञान नहीं रहता है, पर बाद में हम स्कूल में जाने के बाद हमको ABCD और 1 2 3 का सीखने मतलब हम सीख जाते हैं। वेरी नाइस। और करेक्ट है सर? यस। और कौन बताएगा? हाँ, हम बताओ, कुछ चलो। स्कूल में प्रयोग करते हैं तभी बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है। हाँ, और उसी को हम बाद में कुछ मदद करते हैं, कुछ हिंट देते हैं उनको, बाद में वो प्रयोग करने को सीखता है। वेरी नाइस। तो फिर उसके बीच में कब सीखता है? उसको हम लोग हिंट देते हैं थोड़ा। तुम कुछ भी मत करो, तुम हिंट नहीं देना है। तुम हिंट दिए तो वो कंसेप्ट अलग हो जाती है, क्योंकि आज इस लेव व्यागोतस्की में हमें 2 कंसेप्ट देखनी है। अगर तुमने उसको हिंट दी तो वो बन जाएगा सपोर्ट, यानी वो कंसेप्ट बन जाएगी स्काई फोल्डिंग, जिसको हम पहाड़ बोलेंगे। तो वो आपको यहाँ पे हिंट नहीं देना है, हिंट नहीं देना है। बच्चे को प्रयोग नहीं आ रहा है और बच्चा प्रयोग करना सीखेगा जब तुम सिखाओगे, तो तब तक का जो अंतर है सीखने तक का, वही अंतर कहलाएगा ZPD। एक आध एग्जाम्पल, एक आध टेस्ट, एक आध मॉडल आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो सबसे पहले है तुम्हारी वास्तविकता कि उस चीज में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें उसमें क्रैक होना है, तुम्हें वो पाना है,
और पाने के लिए तुम जो कोशिश करोगे वो जेडपीडी कहलाएगा। जैसे कि रंगोली निकालना नहीं आता है तो नहीं आना वास्तविकता है, लेकिन रंगोली निकालना सीखना है, तो सीखने के दायरे तक वो तुम क्या रहोगे, जेडपीडी में रहोगे। और जब आएगा तो करेक्ट हो गया। और भी एग्जांपल बताया मैंने, और बताओ किसको और से अलग से कुछ बताना है। सर अगर बच्चे को पढ़ना लिखना आता है तो उसको निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो ये उसके बीच का जो पीरियड है वो ZPT कहलाएगा। कहलाएगा, लेकिन ऐसे छोटे हुए मत ले लो। अब देखो कैसे होता है, जेडपीडी का मतलब है हमारा एकाध ज्ञान नहीं रहना, यानी अब हम ऐसे कहेंगे कि उसको कुछ भी पढ़ाई नहीं आती है, हाँ, तो उसकी वास्तविकता हो गई। और वो पढ़ाई सीखेगा तो वो क्या हो गया, संभाव्य विकास, उसको पढ़ाई तक जाना है। अब यहाँ तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि सर वो लिखना पढ़ना जानता है लेकिन हम उसको क्या सिखाएंगे, निबंध लिखना। तो यहाँ पर निबंध। वास्तविकता क्या है, बच्चे को पढ़ना लिखना आ रहा है लेकिन निबंध नहीं आ रहा, बच्चे को निबंध लिखना नहीं आता है, ये वास्तविकता है। फिर उसको सीखना है निबंध लिखना, और लिखने तक अगर जाएगा, वो हासिल करेगा, तो वो उसके बीच का दायरा कहलाएगा जेडपीडी। समझ में आया? हाँ हाँ, अब आगे कौन बताएगा, अपना वाला बताओ चलो। सर अगर बच्चे की रनिंग स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है और बच्चे को एक एक घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ना है, हाँ, तो 104 किलोमीटर के बीच का फासला है, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे सर। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं आपकी इस उदाहरण को थोड़ा चेंज करवाता हूँ। बच्चे की फिलहाल की स्टेज जो है, फिलहाल का उसका स्पीड है रनिंग का, 1 आवर में वो 1 किलोमीटर दौड़ता है, बराबर। और आप चाहते हैं कि वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़े, हाँ बराबर। सर। बराबर, तो हाँ 30 किलोमीटर से कम है। और वो जब वो हासिल करने की कोशिश करेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करेगा, और जब वो हासिल करेगा 1 घंटे में 4 किलोमीटर पर आवर दौड़ेगा, तो वो कहाँ पे था, जेडपीडी में था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बीच का दायरा, क्योंकि डेवलपमेंट वर्ड है, डेवलपमेंट का मतलब विकास होना। वो सीख रहा है अभी भी कि जो इंसान वास्तविकता में 1 आवर में 1 ही किलोमीटर पार करता है, और वो चाहता है कि मैं 1 आवर में 4 किलोमीटर दौड़ूं, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो कहलाएगा संभाव्य विकास का निकट क्षेत्र, विकास का निकट क्षेत्र, जो जेडपीडी है। वेरी नाइस सर। और देखो सर ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। सर गाड़ी चलाना नहीं आता, वेरी फर्स्ट नाइस, डे फर्स्ट गाड़ी चलाना नहीं आता और डे 10 में गाड़ी चलाना सीखता है, उसके बीच का वो जो सीखता है वो वेरी नाइस, दायरा जोन ऑफ। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, एकदम बराबर। गाड़ी नहीं आना वास्तविकता है, और गाड़ी सीखने के लिए जो काम कर रहा है वो जेडपीडी है। वेरी नाइस, परफेक्ट। ये मैं आपसे क्यों ले रहा हूं मालूम है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनेंगे इस पर, जेडपीडी, सांस्कृतिक सामाजिक विकास, और पाड़, जिसको हम स्काई फोल्डिंग देखेंगे। तो ये ही हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करके लेना है। चलो बताओ, और एक एग्जांपल बताओ। कौन सा भी सर नया खेल सीखते टाइम? कौन सा भी नया चीज स्पोर्ट्स सीखते थे, खेल सीखते थे हम, या कौन सी भी नई जो नॉलेज है, चीज। वो सीखने से पहले भी हम प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में रहते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना जरूरी है। आता मला कॅम्प्युटर जर येत नसेल, मी मुझे कंप्यूटर आता ही नहीं है, किस तरह से उसको हैंडल करना है वगैरह, तो मैं क्या हूँ, वास्तविकता है वो मेरी, लेकिन बहुत वास्तविकता, यस। बेहतरीन मुझे डाटा ऑपरेटर बनना है। ये मेरा प्रोक्सिमल, मेरा क्या है, संभव विकास का दायरा है। प्रैक्टिस हाँ, और प्रैक्टिस उसके जोन है। बीच अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा करूंगा तो ही वो जेडपीडी कहलाएगा। प्रैक्टिस किए तो ही वो जेडपीडी कहलाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो जेडपीडी नहीं कहलाएगा। ठीक है, और कुछ उदाहरण बताना चाहते हैं अलग से बच्चे, किसी अलग को सर कुछ बताना? हाँ, सर मैं बता सकती हूँ। हाँ बताओ ना, बताओ बताओ।
सर मुझे फ्रिज के शोरूम में जॉब को जाना है। कहाँ पर? वर्लपूल का या किसी कोई कंपनी में। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं मुझे। एग्जाम्पल वर्लपूल का फ्रिज का शोरूम मुझे जाने का तो है जॉब के लिए। फ्रिज के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन जो सब मुझे समझ में लेने का जो समय है ना, और वो समझ के लेने के बाद जॉब को जाने का जो अंतर है ना, उसको जेडपीडी कह सकते हैं। कर सकते हैं, कर हम्म। सकते हैं, लेकिन आपको वो तय भी करना है, जॉब भी लेना है। जब मिल हाँ जाएगी और मिलने तक का जो दायरा था, आपने जो प्रैक्टिस किया, इधर उधर हाँ पूछा, आपने प्रयास किया, वो सब कुछ प्रयास वगैरह वो क्या था, वो क्या था, जेडपीडी कहलाया। यस सर। बराबर है। और कोई बताना चाहेगा? लास्ट वन। सर हाँ बताओ। हॅलो सर, आपण जर एखादी गोष्ट करायची असेल आणि त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचायचं असेल, त्यातला जो दुवा आहे, प्रयत्न करणे, इफर्ट्स घेणे, ते म्हणजे झेडपीडी. कशाचा? म्हणजे जर आता मला एखाद्या गोष्टीपर्यंत पोहोचायचं आहे, मी हे म्हणजे मला माहिती नाहीये, पण मी तिथपर्यंत पोहोचणार आहे आणि त्या गोष्टीचं मी काहीतरी ज्ञान घेतलं आहे आणि ते तिथपर्यंत पोहोचत आहे. ह्यातला दुवा म्हणजे हे म्हणजे झेडपीडी होऊ शकतं का? हो सकते, हो सकते। आप एक ही बात ध्यान में रखो। अबिदा तांबोली बोलना चाहते हैं क्या? बोलिए। अबिदा तांबोली बोलना चाहते हैं क्या? माइक ऑन किया है। ठीक है, कोई बोलना चाहता है तो बोलिए, वरना मैं आगे जाऊंगा। और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये की है कि आपका सीटेट के बारे में नॉलेज वास्तविकता है कि कुछ कितना है और कितना नहीं है, लेकिन हमें कितना लेना है, 90 मार्क लाना है। वहां तक का जो तुम्हारा सफर रहेगा, वो पूरा सफर जेडपीडी कहलाएगा। ये सबसे बेहतरीन आपके लिए क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। चलो आगे जाएंगे। अब ये जेडपीडी देखते वक्त, इस जेडपीडी में वैगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण साधन जो माना है, वो है भाषा, और भाषा के साथ चिंतन को महत्वपूर्ण साधन माना है। और बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास होना है, संज्ञानात्मक यानी बोधात्मक, हाँ, जिसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं, वो अगर डेवलपमेंट बच्चे में करनी है, तो बच्चे को सबसे महत्वपूर्ण है वो लैंग्वेज, वो भाषा बोले। हाँ, और भाषा बोलने के साथ उस पर चिंतन करे। भाषा है तभी चिंतन होगा, चिंतन है इसलिए भाषा नहीं होती है। भाषा के बगैर हम चिंतन नहीं कर सकते। इसीलिए उसने भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण साधन माना, और ये साधन मानते वक्त उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अहम बात जो दी है, वो सामाजिक और सोशल बैकग्राउंड को, एटमोस्फियर। अब ये जो अभी भी हमने जो देखा था जेडपीडी, उसके बाद एक नया वर्ड आपके सामने आएगा, वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो जेडपीडी कहलाएगा। यहाँ जो ऊपर लिखा है वैगोत्स्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका नाम ही जेडपीडी है। इसका नाम ही क्या है? जेडपीडी है। बराबर। अब हम देखेंगे कि इस जेडपीडी का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका नहीं है, इसके साथ उसने एक नई व्याख्या जो दी है, संज्ञा दी है, वो है सहारा देना। सहारा देना ये हिंदी में हो गया। इसको समानार्थी शब्द है पाड़। ये पाड़ ही बार बार एग्जाम में आता है, सहारा देना नहीं आता। अब ये सहारा देना यानी सपोर्ट देना। सपोर्ट आपको इंग्लिश में नहीं आएगा, आपको इंग्लिश में आएगा स्काई फोल्डिंग। क्या आएगा? स्काई फोल्डिंग वर्ड आएगा। इंग्लिश में अगर स्काई फोल्डिंग आ गया, तो मराठी में, हिंदी में होगा पाड़, और उसका सिमिलर वर्ड होगा सहारा देना। और मराठीमध्ये आपण म्हणू त्याला काय देणं? आधार देणं, एखाद्या घटनेला, एखाद्या गोष्टीला। अब देखो इस सहारा देने को हम देखेंगे कि इसको क्या कहना है।
और इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ये कंसेप्ट समझ कर लो पहला, ये कंसेप्ट समझ में आ गई, मानो आपने सब कुछ पा लिया। ओके, तो देखो, ये व्यागोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। सबसे पहला, इसके अंतर्गत व्यागोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया है जिसका नाम है स्काईफोल्डिंग। स्काईफोल्डिंग, क्या नाम है? स्काईफोल्डिंग। स्काईफोल्डिंग का हिंदी में अर्थ है सहारा देना, सपोर्ट करना। स्काईफोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्काईफोल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी के सहायता मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। अब तुम्हें क्या समझ में आया इस वाक्य पर? तुम्हें जो समझ में आया वो मुझे बताओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सर, हाँ, त्यांनी असं सांगितले की त्या म्हणजे मुलाला काही म्हणजे शंका असतील तर तो कुठल्या तरी एखाद्या वयस्कर माणसाचं म्हणजे एखाद्या वयस्कर व्यक्तीचा आधार घेऊन तो सांगत आहे. ठीक है। अब देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। आता आपण एखाद्याला सपोर्ट कधी देतो? हम एखादे लड़के को, व्यक्ति को सहारा कब देते हैं? कब देते हैं? पढ़ाई के वक्त कब देते हैं? गाडी असताना बघून त्याच समस्या बघून. मेरे को समझ में नहीं आया था। हाँ, अब अभी बराबर किसी ने दिया, समझ में नहीं आया, किसी ने दिया आंसर, समझ में नहीं आया आंसर किसी ने दिया। बच्चे को समझ में नहीं आता है तो हम उसको सपोर्ट करते। किस तरह सपोर्ट करते हैं? जिसने वो बताया उसी ने बताना है। अभी जो एक बताया शिक्षक के सहारे, एक शिक्षक बन के, जैसे कि उसको जैसे कि आप सर एग्जाम्पल मैं बताऊं? बताओ, उसको हम मार्गदर्शन करेंगे. रुको मैडम एक मिनट, हम बताओ मैडम तुम पहले। ज्यावेळी आम्हाला सीटीटी मध्ये जर काहीतरी म्हणजे तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे आणि त्याच्यासाठी मार्गदर्शन म्हणून तुम्ही जे आम्हाला गायडन्स करता, क्लासेस घेता, जे डिटेल्स सांगता, एक प्रकारचं सपोर्ट सिस्टीम करता, ते म्हणजे स्कॅफोल्डिंग होऊ शकतं का? ले मैडम कुछ तो बताना चाहते हैं, बोलिए मैडम। हॅलो, हाँ, हा, हेच सांगत होते सर मी पण की जर आपल्याला काही येत नसेल तर आपण त्याला ती मदत करून पुढे न्यायचं. ठीक है। आता ही मदत जी है ना, मोनाली मुस्लिम मैडम बताना चाहते हैं? हाँ सर, हाँ बताओ। आता जर तू एखाद्या लहान मुलाला सायकल चालवायला शिकायची, आपण त्याला सपोर्ट देऊन शिकवतो, म्हणजे स्काईफोल्डिंग. ओके, अब यहाँ पर आपकी कंसेप्ट तो थोड़ी बराबर है और ये सबने जितने भी कंसेप्ट बताए वो 80% सही है, 20% थोड़ी गलत है। अब ये 20% क्यों गलत है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ का जो सहारा देना है, ये सहारा रहेगा टेम्परवरी। कैसे रहेगा? टेम्परवरी रहेगा। ये ज्यादा नहीं रहेगा, देर तक नहीं रहेगा, सिर्फ उतने ही कालावधि तक रहेगा जितना उसको समझ में नहीं आ रहा है वहां तक। फॉर एग्जाम्पल, 8वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। विज्ञान में हवा, एयर एक टॉपिक है ना? हवा है सर, है ना? और हवा पर एक प्रयोग है, याद आहे का? देखो, हवेला वस्तुमान असतं, आकार असतं, अमुक असतं, तमुक असतं, है क्या? आहे नहीं है सर, है हाँ और उसके है बारे सर, में है. एक प्रयोग है, उसके बारे में एक प्रयोग है। हवेला वजन असतं, हवेला आकार देता येतो, त्याला वस्तुमान असतं, याच्या संदर्भामध्ये एक प्रयोग आहे। आणि हा प्रयोग करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे? एक स्टँड घ्यायचा आहे आणि त्या स्टँडच्या मधोमध तराजू सारखं करून त्याला एका बाजूला फुग्यामध्ये हवा फुगून
ते दोरीने त्याला बांधायचे. अब यहाँ पर देखो क्या है, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है कि हवेला वस्तुमान असतं, तो फिर दूसरे बाजू में और एक बलून लगाएंगे, उसको भी उतना ही वेटेज और दोनों को बांधेंगे. अब दोनों को बांधने के बाद क्या हो गया, थोड़ा बॅलन्स हो गया. हवेला वस्तुमान असतो हे दाखवण्यासाठी त्याला लक्षात येईना म्हणून शिक्षकांनी तो फुगा एका बाजूचा फोडला. जसा हा फुगा फोडला तसे दुसरी बाजू काय होईल हो? खाली जाएगी. यस, इनबैलेंस्ड होईल. यस. और इनबैलेंस ही क्या कहलाएगा? हवेला वस्तुमान आहे की नाही? वस्तुमान है सर. हाँ, ये वस्तुमान समझाने के लिए जो टीचर ने उतने ही कालावधि में वो लड़की को समझाया, सपोर्ट दिया, समझ में आया, सर का काम खत्म. तो ये क्या होगा, सर ने उसको टेम्पररी सपोर्ट दिया. क्या सपोर्ट दिया कि उसको वो कंसेप्ट कंप्लीट करने के लिए उतनी ही कालावधि में था, वही सहारा कहलाएगा. बाकी का तो लड़की को आगे की खुद का खुद करना है. लड़की यानी स्टूडेंट, बराबर. स्काई फोल्डिंग, सहारा देना, और वो रहेगा टेम्पररी समझना. क्योंकि अगर कोई भी पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, वही नहीं तो कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हैं और पूरा पार्ट पढ़ते वक्त तो कुछ ना कुछ तुम्हें समझ में आता है. अभी यहीं पर देखो, मैंने एक छोटी सी बात की कि आपको मैंने पढ़ लिया और तुमको ही पूछा इसमें क्या समझ में आया, और उसके बाद मेरे ये समझ में आया कि तुमको ये कुछ भी समझ में नहीं आया. फिर मैंने क्या किया, इसके बारे में एग्जाम्पल देखो, आपको समझाया. अब आपको समझ में आया. अब मैंने यहाँ से अपने हाथ निकाल लिए और आपको कहा कि ये समझ में आया. इतने वक्त समझाने के लिए जो भी मैंने सपोर्ट आपको दिया वो कहलाएगा स्काई फोल्डिंग. वो क्या कहलाएगा? स्काई फोल्डिंग. सहारा देना एकाध कंसेप्ट समझने के लिए, फिर वो टीचर हो या फिर उसके समान व्यक्ति हो और उसने उसको समझ में आए, इस हद तक उसके गाइडेंस में अगर वो काम करता है तो वो स्काई फोल्डिंग कहलाता है. बराबर. अब स्काई फोल्डिंग पर क्वेश्चन कैसे आते हैं बताएं? लास्ट में आज मैंने तीनों भी, ये जो जिन पियाजी हो, वैगोत्स्की हो, कोलबर्ग हो, इन पे क्वेश्चन लेके आया हूं. तो क्वेश्चन किस तरह से आता है वो लास्ट में हम देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा और आपकी बत्ती भी जल जाएगी. अब देखो अगला, कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक. बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है क्या? आपको क्या लगता है? संस्कृति महत्वपूर्ण कारक है क्या संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, है क्या? यस और नो? अरे बताओ, है भी कि यस नहीं? सर. यस है. सर. यस. कैसे बताएंगे? कैसे? इसीलिए तो बता नहीं रहे थे सर, आप पूछते हैं. कैसे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट सर, संस्कृति का उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पे असर पड़ता है सर. कल्चर में जो चेंजेस है, कल्चर में जो वो जो ट्रेडिशंस है यस. उसका सर. जैसे कि अब आप तो लाइन पे जा रहे हैं सर. मेन पॉइंट तक जाने के लिए सिर्फ 2-3 कदम आप पीछे, मेन कंसेप्ट तक जाने के लिए. तो सामाजिक वातावरणात राहून आपण जे काही सण साजरे वगैरे सगळे करतो ना, ते त्याला संस्कृतीच्या बाबतीत कळून येतं. अब यहाँ पर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब समझा है. समझा है ना? जीन पियाजे में ही देखा है हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है. किसी भी संज्ञा को समझने के लिए हम किस तरह से प्रयास करते हैं, किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है. संस्कृति हर एक धर्म की, जाति की अलग अलग होती है. यस और नो? यस. यस सर. यस सर. छोटा से बड़ा अपनी ही संस्कृति में, कल्चर में होता है. यस और नो? यस. यस सर. अगर वो मुस्लिम है तो बचपन से क्या करेगा? नमाज करेगा, मस्जिद में जाएगा, हाँ, कुरान पढ़ेगा. यस और नो? अब उसकी संस्कृति के बारे में उसका संज्ञान हुआ. अगर हिंदू लड़का है तो कहाँ जाएगा? मंदिरला.
मदरसे में जाएगा, कहाँ जाएगा? नहीं, मंदिर में जाएगा। हाँ, कंसेप्ट उसकी क्या हो गई कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना मंदिर है? में। यस, जाके क्या करना है, और जो भी करना है पूजा पाठ। वो उसका क्या बनेगा, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा संज्ञान। किस चीज को संज्ञान। क्या कहना है, किस चीज कब करनी है, कैसी करनी है, ये संस्कृति तय करती है। कौन सा ड्रेसिंग करना है, कौन सा ड्रेसिंग नहीं करना है, मजहब क्या सिखाता है, उससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। बराबर। संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है, संस्कृति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, संस्कृति हमें नियम में चलने के लिए बंधित करती है, संस्कृति हम पर अच्छे संस्कार डालकर नियमों के साथ चलने के लिए मजबूर करती है। यस और नो? मैंने कुछ यस गलत कहा इसमें? इसमें कोई भी लाइन मेरी गलत थी? नहीं सर। तो संस्कृति ये काम करती है कि नहीं करती है? करती है सर। करती है हमारी करती है। संस्कृति यही है। इसीलिए शाम में बच्चा जब घर आता है तो वो घर आने के बाद शाम में जब दिया जलता है तो वो तुलसी के सामने ठहर कर शुभम करोति कल्याणम कहता है। यस और नो? यस और यस नो? सर। और जब अजान होती है तो बच्चा मस्जिद की ओर जाता है नमाज पढ़ने के लिए। यही तुम्हारी संस्कृति है ना? यस और नो? तो बच्चे यस का सर, यस। संज्ञान क्या हुआ, बच्चे का संज्ञान क्या हुआ कि कब क्या कैसे करना है, हमारे धर्म के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और धर्म मजहब संस्कृति जो सिखाती है, और उसी से बच्चे का विकास होता है। यही वो कहना चाहता है, ये सच बात है। बराबर। हम किसकी देख ले व्यागोत्स्की की देख रहे हैं, और व्यागोत्स्की कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, और व्यक्ति का अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना है तो वो संस्कृति में और समाज से ही होता है। और इतना ही नहीं, तो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अधिगम के द्वारा संभव है। यस, कोई भी अगर हमें लर्निंग करनी है, सीखना है, तो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट से ही होता है। संज्ञानात्मक डेवलपमेंट लर्निंग से ही होता है। जैसे कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं, संज्ञान यानी क्या है, बोधात्मक। बोध यानी जानना, मालूम करा के लेना, इंफॉर्मेशन घेने। बराबर। अब तुम सिटेट को क्या कर रहे हो, जानकारी ले रहे हो, संज्ञान इकट्ठा कर रहे हो। ये संज्ञान कैसे ले रहे हो, लर्निंग करके ले रहे हो कि ले रहे हो? जो तुम्हें मालूमात नहीं है यस उसके लिए तुम लर्निंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस। और बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अधिगम द्वारा ही संभव है। अगर मुझे सर्कल पता नहीं है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना पता नहीं है, सर्कल की कंसेप्ट मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे लर्निंग करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? करनी पड़ेगी। हाँ, तो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट लर्निंग से संभव है कि नहीं है? है सर, संभव है। है सर। फिर तुम्हें समझ में आया क्या संज्ञानात्मक डेवलपमेंट क्या है? मैंने जीन पियाजे में भी एक्सप्लेन किया था, समझ में आया? कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट, जे यस ज्ञान सर। असतं, जे ज्ञान मिळवतो, जे ज्ञान मिळवण्यासाठी धडपड करतो, साध्या साध्याच गोष्टी असू दे. कुत्रा कुणालाही म्हणत नाही आपण, जनावर कुणालाही म्हणत नाही, म्हैस कोणालाही म्हणत नाही, पक्षी कोणालाही म्हणत नाही, वर्तुळ कोणालाही म्हणत नाही, चौकोन कोणालाही म्हणत नाही, हवा कोणालाही म्हणत नाही. मग त्याच्यासाठी काय, त्याच्या त्याच्या व्याख्या आहेत, त्यालाच आपण कंसेप्ट म्हणतो. अब ये कंसेप्ट मालूम होना यानी हमारा बोधात्मक विकास होना। बात समझ में आ रही क्या? और ये बोधात्मक विकास करने के लिए हम लर्निंग करते हैं, फिर वो औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक लर्निंग हो। बराबर। सही है मैं जो बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ, बालक का संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या एक अकेले अमृत सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। अमृत यानी अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। बराबर। तो मृत सिद्धांत पर होनी चाहिए बच्चे की जो व्याख्या आहे. खडू कशाला म्हणतो आपण, कोणाला म्हणतो? कशाला आपण खडू म्हणतो का? पेन्सिलला आपण खडू म्हणतो का आपण? कुणाला नाही, म्हणतो? नाही. खडू म्हणलंय मी, खडू नाही, खडू. खडूलाच खडू म्हणतो. ब्लॅकबोर्ड वर लिहिण्यासाठी जे उपयोग करतात ब्लॅकबोर्ड ते. वर लिहिता येतो त्यालाच खडू म्हणतो. येस, करेक्ट. ही व्याख्या आहे की नाही? मग तुम्ही कोणाला म्हणाल,
तुम्ही जर खडूला कधी पाहिलं नसेल तर खडूची व्याख्या करू शकाल का हो? नहीं। नाही. फिर कब करेंगे? कब ते करेंगे? मालूम जब तुम रहेगा. मालूम रहेगा. खडू को देखेंगे. तेव्हाच करू शकतो। यस यस करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम किसी भी चीज को देखेंगे, देखना मतलब वास्तविकता, छूना मूर्त संकल्पना, कॉन्क्रीट, बराबर। एब्स्ट्रैक्ट जो नहीं देखते लेकिन कॉन्क्रीट में होता है, उसको तुमने पहले देखा था, तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर है, तभी दिमाग में आएगी। तुमने ऋतिक रोशन को पहले देखा है, तभी तुम्हारे आंखें बंद करने के बाद भी ऋतिक रोशन की तस्वीर तुम्हारे दिमाग में आएगी। कैसा नो? यस हाँ, ये फिर ऋतिक रोशन को स्पेशली देखना ये मृत है, और आंखें बंद करके उसकी तस्वीर तुम्हारे दिमाग में दिखना ये अमृत है, बराबर। हाँ, फिर किसी भी चीज की जो संज्ञानात्मक विकास या फिर व्याख्या है हम सिर्फ अमृत तरीके से सोच सकते हैं क्या? नहीं, नहीं जब सर. तक हम उसको मृत में नहीं देखते, मूर्त भी. अमृत हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, बराबर। यस सर। आगे। बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतकरण या फिर इंटरेक्शन के आधार पर होता है। हमारा जो विकास है सामाजिक क्रियाओं के इंटरेक्शन से ही होता है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, वो समाज में जाएगा, समाज के रूल देखेगा, करेगा, तभी समझेगा। समाज का रूल क्या कहता है, समाज की क्रिया कौन कौन से हैं, जैसे कि मतदान है, गांव को स्वच्छ रखना है, बहुत कुछ जिम्मेदारियां हैं गांव की, और बहुत ही सोशल क्रिया भी है, बराबर। हम हमारे घर का कूड़ा हमारे ही गांव के सड़क पर, मोहल्ले के सड़क पर फेंकते हैं क्या? हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं फेंकते? फेंका करो ना, क्योंकि करते क्या ना, होगा? कहाँ भी हमारा फेंके ही तो गांव है सर, हमारा ही रास्ता है, वही हमारे सामने ही का फिर रास्ता है. तुम्हारा ही रास्ता, तुम्हारा ही गांव है तो क्या हुआ? तुम्हारा ही कचरा है ना, तुम्हारे ही गांव पे फेंक रहे हैं, क्या हुआ फिर? हमारे देखकर दूसरे भी फेंक सकते हैं ना। फेंकने दो ना, फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? अपना ही गांव मैंने गंदा होता है। घंटा गाड़ी की सोय करेली तो. घंटा गाड़ी की नहीं, अभी मेरे को जो एक्सेप्ट चाहिए ना आंसर, वो नहीं आ रहा। मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, गांव गंदा होता अपने कोई से वो तकलीफ होता ना। नहीं होता ना, लेकिन होने दो ना, क्या होता फिर उसको? सर वो देखने रोड के पर लिए कचरा अच्छा नहीं फेंकने की लगेगा जगह नहीं है सर. ना। देखने के सर लिए अच्छा आपल्याला नहीं ते लगेगा. सहन करावं लागतं ना, हाँ, त्याचे कारण आपल्याला सहन करावं लागतात त्याचे दुष्परिणाम। म्हणजे ते सहन करावं लागतं म्हणून तुम्ही एवढं सज्जन पद्धतीनं तुम्ही ते रस्त्यावर नाही टाकणार का? तुम्ही रस्त्यावर कचरा का नाही टाकणार? आपण वेगळं पुढं बघून त्यातच पालक, टाकून लहान वेगळं मुलं पण सोयीस्कर तसंच केलेलं टाकते सर. बरं ना। सुफियान सर बताना चाहते हैं, देखो सुफियान सर बताओ क्या बताना चाहते हैं? सर वो संस्कृति नहीं है ना अपनी, रोड पर कचरा फेंकना। करेक्ट करेक्ट, मग तेच सांगायला मी प्रयत्न करायला लागले ना सर। प्रयत्न केला तुम्ही मॅडम, प्रयत्न केला, पण बरोबर सांगितलं का? पिशवी ते आपलं तसं म्हणायचं होतं मला, ते सर सांगितले तर नहीं तो पिशवी ये तर तो आपण महत्वाचं है ना। कोणत्याच टाकतो, मैं आपला कहना स्वभाव तसा- चाहती थी, मैं हा कहना चाहती थी, लेकिन कब पाई क्या? इथं नहीं कर पाई। मी तुम्हारे शेवटचे पहले म्हणले दूसरे ने कह दिया। ओके, हम्म. कहना है काय सांगितलं सरांनी? आता काय ऐकून नाही आलं? सर थोडं लक्ष नव्हतं, सॉरी. लक्ष देत जा ना, म्हणून तर म्हणलं एका खोलीत बसत जा, किचन रूम मध्ये नका बसत जाऊ, इसके लिए तो काय म्हणे. नाही सर, किचन मध्ये नाहीये, रूम मध्येच आहे, पण लक्ष नव्हतं, थोडं डायव्हर्ट झालं सर, सॉरी. नका एवढं डायवर्ट होऊ देऊ. आता बघा आपण होतो कहाँ पर, सामाजिक क्रियाओं में थे, बराबर। हम रोड पे कचरा इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि क्या है, हमारी संस्कृति वो नहीं है, हमारा मजहब, हमारी संस्कृति, हमारे समाज ने कुछ नियम बनाए हैं, और वो नियम हम इंटरेक्शन से सीखते हैं, और उसी से हम कुछ न कुछ हमारा विकास होता है। अब तुम कचरा क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि कचरा कूड़ेदान में ही फेंकना है। ये तुम फेंकोगे तो कल की संस्कृति या फिर कल के बच्चे तुम्हारा देखकर वो भी कूड़ेदान में कूड़ा फेंकेंगे, बराबर। तो एक सही है दूसरे सर। का सीखकर, एक दूसरे का देखकर, इमिटेशन कर कर हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ अपनी संज्ञान बनाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, ये सही है। इंटरेक्शन से ही सीखते, बहुत कुछ सीखते हैं।
अभी फिलहाल में कहीं के इलेक्शन हो चुके हैं, जैसे कि नगर परिषद वगैरह। अब कहाँ के चल रहे हैं? महानगर पालिका के चल रहे हैं। नगर परिषद में किसी ने तो सुना कि 5-5, 10-10 हजार रुपए एक वोट के लिए दे रहे हैं। दे रहे। तो नगर परिषद वाले क्या सोचेंगे? नगर पालिका वाले, महानगर पालिका वाले, हमको भी 5-5, और 10-10 हजार देना चाहिए। पड़ेगा, उससे हाँ थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, उससे हाथ ज्यादा तो देना पड़ेगा, ये हुआ। लेकिन आज के 5 हजार तुम्हारे आने वाले भविष्य को अंधेरे में रखने वाले हैं। इसीलिए 5 हजार में खरीदने वालों, ध्यान में रखो, हम खरीदे नहीं जाएंगे। हम थोड़ी पेड़ बकरियां हैं, हमारी कीमत थोड़ी 5 हजार है, हमारी कीमत वोट को है। बराबर, हमारा वोट यस इम्पोर्टेंट है, वोट इम्पोर्टेंट है, हम खरीदे नहीं जाएंगे। यही भी हमारा समाज सिखाता है। तो हुआ कि नहीं, दोनों तो ओर से मालूमात हुई, लेना भी है और क्यों नहीं लेना भी है, तो हमने समाज से सीखा कि नहीं। तो ये जो हमारी डेवलपमेंट है, संज्ञान है, हमें हमारे वोट का अधिकार है, संविधान ने हमें दिया है, और मैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से मैं कंप्लीट करूंगा। अब इस पर का जो पूरा जो मालूमात है वो आता है निकट विकास का क्षेत्र। निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है झेड़पीढ़ी, और ये मानसिक कार्यों पर आधारित है, जो वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर के मध्य अंतर से संबंधित है। झेड़पीढ़ी को हिंदी में यहाँ पर क्या कहा है? निकट विकास का क्षेत्र। ये ध्यान में रखो, क्योंकि हर वक्त झेड़पीढ़ी वर्ड नहीं आएगा, निकट विकास का क्षेत्र ये आएगा। निकट विकास का क्षेत्र आया, इसका मतलब है झेड़पीढ़ी, और झेड़पीढ़ी का सर मतलब वास्तविक और संभाव्य, इसके बीच का दायरा और प्रयास को ही झेड़पीढ़ी कहा जाता है। समझ में आया? और भी मैंने उसको आसान करके आपको समझा दिया है, और वो आपको सर समझ इसको क्या हुआ? सर इसको और एक वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, समीप समीप विकास। कौन सा भैया? समीप विकास। यस यस यस, समीप भी है, बराबर है, समीप भी है। पिछली इसमें देखा था ना हमने, समीप, निकट, समीप, निकट का ही सिमिलर वर्ड है समीप, बराबर ना? समीप म्हणजे जवळ, निकट म्हणजे पण जवळ, नियर म्हणजे बी जवळ, बरोबर, राईट ना? बराबर है ना? हाँ यस यस सर। तो समीप हो या निकट विकास का क्षेत्र हो, वही झेड़पीढ़ी कहलाएगा। लेकिन झेड़पीढ़ी की व्याख्या आपको समझ में आई? वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। अब देखो नया क्वेश्चन आपके सामने आता है। वैगोत्स्की ने किस चीज की भूमिका को महत्वपूर्ण माना, या फिर किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना? वो एक खेल, बच्चे का जो संज्ञानात्मक भाव है, संज्ञानात्मकता है, वो खेल से ज्यादा बढ़ती है, इसको कहना है। इसीलिए वैगोत्स्की ने खेल के मैदान को बहुत अहमियत दी है। बच्चा खेल के मैदान में बहुत कुछ सीखता है। सीखता है क्या? क्या क्या सीखता है देखेंगे, आपके हिसाब से देखेंगे बच्चा खेल के मैदान में क्या सीखता हारना जीतना, है। यस, दौड़ना, देखो अभी एक जिद्द, एक बात को अगर हम खींच के पकड़ेंगे तो हमारा भी ज्ञान बन जाएगा। टीम वर्क, हारना खिलाड़ू जीतना, अभी वृत्ति, किसी ने तो कहा हारना और जीतना। खिलाड़ू वृत्ति। हारना जीतने से क्या सीखते हैं हम? हारने और जीतने से हर हमारा हर संज्ञान बार क्या जीतना होता ही है? जरूरी नहीं है। हाँ, कैसे क्या खेल बोल- को हम जीत सकते हर हैं, बार जीतना जरूरी कहाँ नहीं पर है, पड़े तो खेल हम का हार मजा सकते लेना हैं। चाहिए। जब एक बताएगा तो एक का हम सुनेंगे, जब दूसरा बताएगा तो दूसरे का सुनेंगे, बराबर। तो एक एक का सुनेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि क्या कह रहे हो। हाँ, बताओ। खेल के मैदान में हार जीत तो होती रहती है, साथ ही साथ और क्या क्या होते रहता है? टीम वर्क रहता है, खराब होते थे दरिंदर टीम स्पिरिट रहती है, टीम स्पिरिट भी रहती है। जो भी लोगों में लोगों का माइक बंद करा हो तुम्ही मॅडम. टीम का स्पिरिट भी रहता है, टीम वर्क रहता है,
नेतृत्व गुण जिसको हम लीडरशिप बोलते हैं वो भी रहता है। ये सब हम खेल के मैदान में क्या करते हैं, सीखते हैं। बराबर। जब खेल में हैं तो हम हमारी भावनाओं को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। जैसे हम हमारी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं वैसे ही हमारा सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है। अब मुझे बताओ, अगर आप हार गए तो आपकी भावनात्मक विकास कैसी होगी और सामाजिक विकास कैसा होगा? ये तो वैगोत्स्की ने इसको खेल को क्यों महत्व दिया, ये इसी चीज से आपको तुरंत समझ में आ जाए। मानो आप खेल से हार चुके हैं तो आपका भावनात्मक डेवलपमेंट और सामाजिक विकास या फिर सामाजिक डेवलपमेंट किस तरह से होगा? नाराज होतो. व्हेरी नाइस। हाँ, समाजाच्या दृष्टीने आपण कमी होतो. बर, ठीक आहे. अजून मी उदाहरण देईन इथं, फक्त तुमचे म्हणणं पण मला माहित पाहिजे, कारण तुम्हाला या सिद्धांतामधून शिकायचं आहे. ह्या सिद्धांतामध्ये कोणत्याही पायऱ्या नाही आहेत, कोणतेही घटक नाही आहे. आपण या सिद्धांताच्या 75% भाग संपवलेला आहे. आता फक्त 25% भाग राहिलेला आहे आणि तोही स्लाइड संपले की संपतो. त्याच्यामुळे याच्यात कुठल्याही स्टेजेस नाहीये, कुठल्या पायऱ्या नाही आहेत. एवढेच गोष्टी आहेत, एवढेच संकल्पना आहेत. ह्या काय समजल्या कि तुम्हारा लेव व्यागोत्स्की समझना। इसीलिए आपको ये बातों में आपको खुद को पार्टिसिपेट होना है और पार्टिसिपेट हो जाओगे तभी आपको समझ में आएगा। बराबर। मैंने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। मैं सम्मान लो कबड्डी खेल रहा हूँ और कबड्डी में हार गया तो मेरा भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास किस तरह से होगा, ये बताओ। भावनाओं को कंट्रोल में करना सीखते हैं। अगर हार जाए या फिर जीत जाए, ज्यादा मतलब उसको खुशी के इसमें ज्यादा बह भी नहीं जाना चाहिए और अफसोस में भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस आंसर, द परफेक्ट आंसर। अल्मास सही। सर उसको ऐसा भी लगेगा कि हार ये जीतने का पहला पहलू है। वेरी नाइस सर, वेरी वेरी नाइस। और अभी कभी कभी यहाँ पर वो भी हो जाएगा ना और सर। सर हमें और शरा पूरा प्रैक्टिस की जरूरत है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसलिए हारे उसके उसको वो कारण भी समझता है ना सर, कहाँ कम पड़े हम लोग. ठीक है, वेरी नाइस। और देखो मेरे को और कुछ चाहिए इसीलिए मैं और कर रहा हूँ। मेरे को जो चाहिए ना वो नहीं आ रहा है। सामाजिक विकास में सर सामने वाले की टीम का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो जीत जाता है, अगर हम हार जाते हैं तो उसको चिढ़ना नहीं चाहिए मतलब। वेरी नाइस। अब इसके बारे में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली और MS धोनी का क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? वो कैप्टन कूल है और ये गुस्से वाला है सर, वो गुस्सा आता है लेकिन। वो कूल है और ये एग्रेसिव है। बराबर। तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो भावनात्मक में कौन कम है कौन ज्यादा है और उसका सामाजिक विकास क्या हुआ? सर समाज में देखने का विराट कोहली का मतलब समाजात त्याची बघण्याची दृष्टी थोडी हे आहे, म्हणजे अरे हा चिडखोर आहे असं म्हणतात विराट कोहलीला. वेरी वेरी नाइस। और बराबर सही गए अभी सही गए आप। बराबर है, बोलो आगे। और ये आणि तुम्हारा MS धोनीला धोनी को म्हणतात. बोलिए, बोलिए सर. बोलिए। देखो यहाँ पर सामाजिक विकास हो गया दोनों का भी। पहले आप करने में बारिश न चली जाए। हाँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों भी रहने दो। अब व्यागोत्स्की का विश्वास ये है कि खेल से संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा होता है, मिलता है, सब कुछ है। अब विकास में खेल के महत्व के बारे में व्यागोत्स्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी है, यानी समान है, एकदम घुल मिलाकर लेने वाला है। अब देखो, मैंने अभी कहा, अभी हाल ही में बहुत सारे स्कूलों के इंटरनल कंपटीशन चल रहे हैं खेल के। बराबर। अपने अपने स्तर पर, अपने अपने केंद्र में बहुत सारी स्पर्धाएं चल रही हैं, क्रीड़ा हो रही है और बच्चे बहुत 3 महीनों से 4 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं
और प्रैक्टिस करने के बाद जब एक मैदान में उतरते हैं, संज्ञान क्या है कि खेल के बारे में पूरी मालूमात लेना. संज्ञान संकल्पना कळली. फॉर एक्झाम्पल कबड्डी खेळत आहोत, कबड्डीचे नियम माहीत झाले, संज्ञान मिळाला. आणि अशात काय झालं की तुम्ही 3 महिने प्रॅक्टिस केलेली टीम हारली आणि हरताना समोरच्यावर राग आला आणि रागाच्या भरामध्ये तुम्ही रॉंग साईडने खेळू लागता. म्हणजे कधी कधी चिडताना जोराने मुलाच्या समोर पकड करता, त्याला फेकता, आदळता, सगळे म्हणून त्याच्या एखाद्याच्या बोकांटी बसता. भावना, तुमच्या भावना कशा झाल्या? विस्फारल्या. पण आता हारत आहोत हे पाहिल्यानंतर आपल्याला राग सहन होत नाही. आणि राग सहन न झालं की तुमचा सामाजिक विकास लगे आमचं बघण्याकडे तुमचा दृष्टिकोन काय अग्रेसिव्ह आहे, काय बिनकामाचा आहे, काय कसा आहे. मग समाज असं म्हणू नये म्हणून तुम्ही तुमच्या रागावर कंट्रोल करता. समाज असं म्हणू नये म्हणून तुम्ही तुमच्या रागावर कंट्रोल करता, कूल डाऊन होता, अग्रेसिव्ह होत नाही, सांभाळून घेता. झालं का नाही रे मग त्याचा विकास? खेळातून मुलांचा विकास झाला की नाही? मुलगा डर भिला, किसको डरा? बच्चा किस चीज से डरा कि समाज क्या बोलेगा. फिर मैं अग्रेसिव रहूंगा. अगर मैंने ज्यादा गुस्सा दिखाया, बहुत जगह देखा मैंने, कल की ही बात है, हमारे इस खेल चालू है और खेल में हमारी टीम हार गई. मानो जैसे हार गई वैसे बच्चे रो पड़ रहे, जोर जोर से रो रहे. वाई? अरे खेल में हार जीत चलती रहती है. बच्चों को भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए और कंट्रोल करना सीखना ही संज्ञानात्मक है. और तुम ये सब बात जब सीखोगे तभी तुम्हारा सोशल डेवलपमेंट होगा. जो बच्चा समाज में ज्यादा घुल मिल नहीं जाता, वो बच्चा, उस बच्चे का सामाजिक विकास नहीं होता है. कभी कभी कहते हैं देखो, ये बच्चा अगर अकेले अकेले रहता है, एक रूम में ही रहता है, बाहर नहीं आता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट होता है क्या? नहीं होता है. और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होना है तो खेल के मैदान में ही होता है. क्योंकि हार जीत, जो तुम्हारे भावनाएं हैं, इमोशंस है, उसको कंट्रोल करना, समाज क्या कहेगा, इसलिए उसका सामाजिक डेवलपमेंट भी मांगो. देखो, तुम 2 टीम होते हैं, 2 टीम आमने सामने आते हैं, तो आमने टीम में लगाए तो शत्रु समझ लेते हैं, ये हमारा विरुद्ध पक्ष है, इसको हराना है. लेकिन सबसे पहले वो खेल शुरू करने से पहले एक में के हाथ में हाथ दिया जाता है. इसलिए दिया जाता है, खेल से लड़ना है, विचारों से लड़ना है, इंसान से नहीं. बराबर? तो ये एक भावना बच्चे में आ गई. फिर वो खेलते वक्त भी अगर मान लो ये जीत भी हार गया, वो भी हो गया, तो फिर से भी हम उसको एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं. क्योंकि जो भी खेलते वक्त हमारे से गलतियां हुई है, हमने एक दूसरे को आंख में आंख डालकर देखा है, गुस्सा किया है, तो वो भूल जाना है. सामाजिक विकास, झगड़ा कितना भी हो, हमें समाज में रहना है, एक ही से रहना. केंद्र में हो या फिर तालुका स्तरीय हो, तो तालुके की जितने भी टीचर स्टूडेंट हैं वो एक जगह आते हैं. वो खेल होने तक ही एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं. जैसे खेल खत्म, वो फिर से एक हो जाते हैं, है ना. वहाँ की नहीं फिर सोशल डेवलपमेंट, वहाँ की नहीं उनमें नॉलेज कि खेल में खेल के बाहर हमें एक ही रहना है. फॉर एग्जाम्पल, नेता तुम्हें उस इलेक्शन के वक्त एक दूसरे को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन वो जो अपोजिट टीम है वो तुम्हारे बाद में एक दूसरे से घुल मिल जाएंगी. ये हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो घूमते, वो बाद में एक होते हैं. उनका संज्ञान है कि इलेक्शन तक ही हमें अपोजिशन, बाद में जो भी आए वो घुल मिल के खाना है. जो भी कुछ है, वो घुल मिल के करेंगे ना. जो भी घपला करना है, जो भी कुछ घोटाला करना है, वो क्या करते, घुल मिल के ही करते ना. यस सर, नो? मैं कुछ भी रॉन्ग? यस सर, यस. यस सर, यस. यस सर, यस. नहीं तो मैं यहाँ पर सत्ता एक में रहूंगा नेता तो होगा, तुमको बचाऊंगा, तुम रहे तो हमारे बचाओ. नहीं, यहाँ पर एक आधा नेता रहेगा तो भी कहेगा क्या सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे इधर. है ना. हाँ, बराबर है कि नहीं? क्या पूरे बराबर है ना. बरोबर आहे सर. हाँ, आज बहुत चला है सर. माहौल गर्म है, माहौल गर्म हो रहा है और सर ये पढ़ा रहा है. तो हालत ऐसी है, तो हमें वो समझ कर लेना है कि कहाँ कब कैसे अपनी भावनाओं को और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है. ये महत्वपूर्ण है. देखने का नजरिया
हम जिस नजर से सामने देखते हैं वो उसी सामने से दिखेगा, बराबर। जैसे हम गॉगल अगर काले कलर का डालेंगे तो सामने वाला काला ही दिखेगा, उसको दृष्टिकोण कहेंगे, उसी को नजरिया कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, दृष्टिकोण, व्यू ऑफ अप्रोच, उसी को कहा जाता है। व्यागोत्स्की का मानना था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है क्या? अभी मैंने जैसे बताया वैसे क्या लग रहा है है आपको? सर, है व्यवहार पर सर। नियंत्रण करता है क्या? हो करता है। आप देखो, आप आईपीएल देखते हो क्या? आप सब आईपीएल देखते हो? आईपीएल यस में के सर, व्यवहार कैसे रहते हैं, नियंत्रण रहता है क्या? यस सर, नियंत्रण रहता है। वो एक शाहरुख खान है, देखो उसकी टीम का नाम क्या है? KKR। KKR। ठीक है। केकेआर। जब एक हाँ मेरे हिसाब से एक साल वो उसने ये लिया था, जीत लिया था आईपीएल, बराबर ना? हाँ जीत लिया सर। फर्स्ट टाइम कब जीत लिया था, कौन से वर्ष में, याद है क्या? शायद 2013 में शायद। शायद 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 एकदम करेक्ट है, शायद करेक्ट है क्या इनका? शायद शायद करेक्ट है। और उस वक्त अगर हम देखेंगे तो केकेआर थोड़ा फॉर्म में थी, बराबर। और उसका जो मालिक है उस टीम का, उसका नाम है शाहरुख खान। आपने उस समय का वो जो फाइनल मैच थी, वो फाइनल मैच अगर आपने देखी होगी तो देखो, मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। वो कैसे है, यही उदाहरण से बता रहा हूँ। और आईपीएल का वो अंतिम सामना, अंतिम छोर, जब आउट हो रहे हैं टन टन टन, तो शाहरुख खान का मुंह देखो, मूड देखो। और जब एक से एक मारकर वो टीम जीतने के दायरे पर थी, जिस बालकनी में शाहरुख खान ठहरा हुआ था, और आखिरी वक्त में वो टीम जीत भी गई, तो शाहरुख खान उस बालकनी से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। तो बाजू वालों ने उसे पकड़ा, नहीं भैया तो बुरी मत मार। हाँ, देखो, अपने व्यवहार पर नियंत्रण, गुस्सा हो, आनंद हो, जो भी कुछ हो, उस पर नियंत्रण करना आना जरूरी है। हम गुस्से में कुछ नहीं करते। और खेल यही सिखाता है कि कितना भी गुस्सा है, गुस्से को कन्वर्ट करना है। कितना भी कुछ हो, अपने व्यवहार पर नियंत्रण लाना है, क्योंकि समाज देखेगा, क्या कहेगा, क्योंकि पूरी नजरें आईपीएल के हर एक खिलाड़ी के ऊपर रहती है। उस वक्त अगर आप एक भी अलग करते हो तो पूरा समाज तुम पे उंगली उठाए। यस और नो, सही है गलत है? यस इसीलिए सर। सही है सर। ये ये जो उपकरण है खेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्यागोत्स्की का कहना है। और असल में यही, अगर हम इसको मानेंगे तो यही खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती है, वे बच्चे के व्यवहार को एक खास तरह से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधा है। खेल व्यवहार को संगठित करता है। खेल संगठित के साथ साथ निर्णय लेना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, टीम वर्क, लीडरशिप, इन सब व्यवहारों को, गुणों को बढ़ावा देने का काम करता है। खेल में जो भी स्थिति रहती है, और वो स्थिति से बाहर निकलने के लिए हम खुद को जितना नियंत्रित करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखो, अपना युवराज सिंह है ना, युवराज सिंह ने किसके गेंद पे एक ही ओवर में 6 छक्के चलाए थे, याद है क्या? याद है? 6 सर है। इंग्लैंड का प्लेयर था शायद। 6 बॉल में 6 गेंद में 6 छक्के चलाए थे, बराबर। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसके पहले कुछ तो कहा था, और उसको गुस्सा आया, और उस गुस्से का बदला उसने क्या किया, देखो, कन्वर्ट हो गया। उसका गुस्सा झगड़ा करने, उससे झगड़ा करता तो अनबन हो जाती, लेकिन उसका गुस्सा उसने निकाला उसके हर एक गेंद पर एक सिक्स मारकर, बराबर। बराबर। तो देखो, कन्वर्ट यस हुआ सर। कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस। खेल हुआ हमारे सर। व्यवहारों को कन्वर्ट करने का काम करता है, हमें संगठित बनाने का रखता है। और जब ये खेल खत्म हुआ तो वो दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया, देखा ना? ये भी है, संगठित भी करता है, हमको संयम लाने का, संयम देने का
काम भी करता है और वो होना भी चाहिए। खेल विकास के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा इसके भी अलावा वो कुल संबंधी कौशल्यों को भी लाभ पहुंचाते हैं। सिर्फ सामाजिक विकास नहीं, तो स्कूल के संबंधी जो जितने भी कौशल्य हैं, स्किल, उसको भी लाभ पहुंचाते हैं। एक दूसरे से किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, किस तरह से रहना है, नहीं यस सर, रहना है। हाँ, नहीं दिख रही? दिख रही है सर, दिख रही है सर। दिख रही है सर। तो ये खेल बच्चों के हर एक कौशल्यों को, गुणों को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब देखो, ये जो खेल है, व्यागोत्स्की के अनुसार खेल विकास को 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। देखो क्या हुआ, खेल विकास को 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। एक है, खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करती है। अब बोलो, निकट विकास क्षेत्र का मतलब क्या है? अभी इसके पहले हमने देखा था निकट विकास का क्षेत्र, वास्तविक और संभाव्य विकास के बीच का निकट। यस, जेडपीडी, यस, वास्तविक और संभाव्य विकास के क्षेत्र के बीच का अंतर। यानी खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है कि नहीं? करता है कि नहीं करता? यस सर, करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कौन सा भी खेल से बताओ। मान लो लड़के को क्रिकेट नहीं आता है और वो क्रिकेट अच्छा सीखना चाहता है, और अच्छा बनने के लिए, अच्छा सीखने के लिए जो प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस निकट विकास का क्षेत्र है। तो करती कि नहीं? हर रोज हम परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, परफेक्ट बनने के लिए करते हैं। तो वो खेल बच्चों में निकट विकास क्षेत्र का निर्माण हर वक्त करती रहती है। खेल कार्य और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करती है। खेल कार्य और वस्तुओं का विचार, कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करती है। एक्चुअल और उस पर विचार, जैसे कि रणनीति बनाना, खेल में कौन कैसे खेलेगा। हाँ, सामने अगर सचिन तेंदुलकर है तो उसको किस तरह से गेंद डालना है, ये विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर वो दोनों भी भिन्न भिन्न है कि नहीं। मान लो तुमने विचार करके अलग तरीके से गेंद डाली, फिर भी उसने उस पर 6 मारा, तो वो दोनों अलग है, भिन्न है। ये नहीं हुआ, वो हुआ, तो ये दोनों को भिन्न करने का काम करता है। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है, ये तो सबसे महत्व है। आत्मनियंत्रण पर बहुत महत्वपूर्ण खेल है, क्योंकि अगर गुस्सा आता है, अगर हम दुखी हो जाते हैं, जो भी कुछ होता है, तो हम खुद को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दुख आने के बाद हम उसको जाहिर नहीं करते, गुस्सा आने के बाद हम उसको दबा लेते हैं। तो आत्मनियंत्रण होता है कि नहीं होता है? तो उसके लिए भी खेल महत्वपूर्ण है कि नहीं है? खेल महत्वपूर्ण है कि नहीं है? है है सर, सर। बहुत है। तो ये 3 तरीके से हमारे खेल हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अब ये हुआ यहाँ तक का पूरा सफर व्यागोत्स्की का। समझ में आया आपको व्यागोत्स्की? यस सर। अब मैं जाऊं अब क्वेश्चन आंसर सेशन पर। यस सर। यस अब ये सर। क्वेश्चन आंसर सेशन जीन पियाजे, ले व्यागोत्स्की और कोलबर्ग, हाँ, इन पर है। तो आपको सही आंसर आपको क्या करना है, चुनना है। चलो, अब ये ओरिजिनल आंसर क्वेश्चंस हैं जो असल में पेपर में आते हैं, आपको गलत नहीं देना है। समीपस्थ निकटस्थ का क्षेत्र। करेक्ट है, बी। बी बी सर। सर, बी सर। लॉक किया जाए? यस सर। यस। सबको लग रहा है लॉक किया जाए? यस सर। हाँ। 2-3 जनों ने आंसर दिया, बाकी की क्या लग रहा है? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर। लेकिन क्वेश्चन भी जब भी नहीं समझ में आया तो नीचे दिए गए क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन को देखो, उसको पकड़ो, क्या सामने है, किस चैप्टर को पढ़ा है हमने और किस चैप्टर में क्या था। हाँ, तो समीपस्थ निकटस्थ का क्षेत्र, हाँ,
समीप हो या निकट हो, यानी जेडपीडी है। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? समीपस्थ क्षेत्र क्या करता है कि वास्तविकता और संभाव्य इन क्षेत्र के बारे में जो कुछ सफर है वो, यानी यहाँ क्या दिया है, बच्चे की समझ को उस बिंदु से बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। ये बिंदु है, इससे आगे ले जाया सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, यानी संभाव्य क्षेत्र है। ये दिखाना है तो हमें जेडपीडी चाहिए, बराबर। तो इसके लिए का आंसर है समीपस्थ निकटस्थ का क्षेत्र या फिर दिखा, बराबर। अगला वाला ऑप्शन थर्ड सर। थर्ड ऑप्शन सर, उत्तर पारंपरिक। वैसे वो 13 वर्ष से ऊपर के स्टूडेंट्स है सर। 13 वर्ष के ऊपर है, कैसे पहचान लिया आपने? किशोर वयन है सर, उत्तर वो परंपरा। young, वो Correct. किशोर जो इस अभी ये शाहपुरी सर ने बताया क्या, किसने बताया? अमर सर ने बताया क्या? हाँ यस सर। यस, यानी इसको बोलते हैं क्या बोलना कि हर एक क्वेश्चन के मतलब को यानी जो क्वेश्चन दिया है उनमें के हर एक वर्ड को समझो, पहचानो और फिर उसके बाद उत्तर को दोहराओ, बराबर क्या? तो ये महत्वपूर्ण है, क्या दिया वर्ड है उसके वर्ड को उसने पकड़ा और खींच कर बराबर उत्तर लेके गए। अगर यहाँ पर किशोर नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो सकते, बराबर। तो किशोर के वर्ड्स की वजह से उनने उत्तर पारंपरिक दिया है। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग भी ऊपर होती है ना, थोड़ी नीचे होती है, और धमकाने से सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से वो कौन से स्तर पर होंगे? उत्तर पारंपरिक। बरोबर, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाना है, नियम बनाना है, उसको फॉलो करना है। क्या क्या दिया है देखो मैंने, उत्तर बालक अवस्था में, उत्तर पारंपरिक में क्या क्या दिखता है वहां पर वो भी दिया है ना, उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो अक्सर आपको मिल जाएगा। आंसर तुरंत आना चाहिए इसका, तो मेरे को संज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक। ऑप्शन क्या है? बी दोन। दोन सर। लॉक किया जाए? यस सर। श्योर। जीन पियाजे का मुख्यता के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि उसके थियरी का सिद्धांत का नाम ही क्या है, संज्ञानात्मक बोधात्मक विकास। बराबर। लॉरेंस कोलबर्ग। ऑप्शन नंबर 3। सर नैतिकता ही नहीं ना, क्या नाम है उसके स्तर के, पहले स्तर का नाम क्या है? पूर्व परंपरागत या नैतिक स्तर, पूर्व बराबर। नैतिक स्तर। जहां पर नैतिकता नहीं है ना, नैतिकता का कुछ संबंध नहीं आता। क्या है पूर्व परंपरागत? दूसरी अवस्था सर। दूसरी अवस्था, स्तर 2। हाँ स्तर 2 हो सकता है सर। स्तर 2। ऑप्शन नंबर परंपरागत नैतिक स्तर। अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर 4। देखो ना, निकालो, तुम तुम्हारा निकालो, निकाल कर देखो कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 है सर। सेकंड वाला। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है सर। सर नैतिकता की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति बोले तो स्तर 1 आता है सर।
अनुपस्थिति का मतलब एक ही स्तर में आएगा, और नैतिकता बढ़ते जाती है स्तर 2, 3 और 4 में। नैतिकता का स्तर सबसे कम है यहाँ स्तर 1 में। उनमें ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ठीक है, चलो, समझ में आया? यस सर।